Hi guys, today we are going to studying about इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम इस वीडियो में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग को जानने से पहले हम भारत में आयोगों के प्रकार जान लेते हैं। भारत में कितने प्रकार से आयोगों को बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयोगों के प्रकार। भारत में आयोगों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है संवैधानिक, दूसरा है गैर संवैधानिक। संवैधानिक आयोग वे होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका उदाहरण है। दूसरा है गैर संवैधानिक, जिनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता, उन्हें गैर संवैधानिक कहते हैं। गैर संवैधानिक को भी दो भागों में बांटा गया है, सांविधिक और गैर सांविधिक। सांविधिक वे होते हैं जिनकी स्थापना किसी कानून के द्वारा की जाती है, जैसे NHRC, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग। दूसरा है गैर संवैधानिक, जिनकी स्थापना संसद के किसी आदेश के द्वारा की जाती है, जैसे नीति आयोग, जो पूर्व में योजना आयोग था। अब जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब जानते हैं कि इसके क्या कार्य है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन कर सकता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची तैयार की जाती है। भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य उतने ही चुनाव आयुक्त हो सकते हैं जितने राष्ट्रपति निर्धारित करे। SS धनवाद में भी कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्तों का सृजन और उत्सर्जन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय था। 1989 में इसे बहुसदस्यीय निकाय किया गया, फिर 1990 में फिर से एक सदस्यीय किया गया, और 1993 से अब तक यह बहुसदस्यीय निकाय है। अब इसके कार्यों के बारे में जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है कि यह निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। तीसरा है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान करता है। चौथा इसका प्रमुख कार्य है कि सांसद और विधायकों की अयोग्यता के संबंध में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, जिसे हम आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और चुनावों के निर्धारित कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। अब इसकी बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौती है। पहली चुनौती तो यही है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। दूसरा है फर्जी मतदान हो रहा है। तीसरा है कि राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या और निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और एक ही उम्मीदवार के द्वारा दो विभिन्न क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति, और धन बल और भुजबल का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, और चुनावी बॉन्ड और EVM मशीनों पर विश्वसनीयता नहीं है। ये तो इसके और एक और जोड़ सकते हैं, जो आचार संहिता, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो बार बार लगता है, जिससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इसमें ना ही तो सरकार नीतिगत निर्णय ले पाती है और न ही नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाती है। तो ये तो हो गई इसके समक्ष चुनौतियाँ। अब हम बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग में सुधार की सिफारिशें क्या क्या हो सकती हैं। पहली सिफारिश तो ये है कि जो कोई भी उम्मीदवार 2 सीटों से अलग अलग चुनाव लड़ता है और वो दोनों ही जगह से जीत जाता है, तो उसे एक सीट खाली करनी पड़ेगी। तो जो सीट खाली करनी पड़ेगी उसे, और जो वहाँ से चुनाव का खर्चा लगा है, उस चुनाव का खर्चा उसी उम्मीदवार से लिया जाना चाहिए। और दूसरा है निर्वाचन आयोग का अलग से सचिवालय हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय है, वैसे ही निर्वाचन आयोग का भी अलग से सचिवालय हो। तीसरा है कि इसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण समाप्त करने की भी शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, और इसे केंद्र के दबाव में ना कर
एक स्वायत्त रूप से कार्य करना चाहिए, और जो राजनीतिक दलों की जो मनी है उसे निरंतर ऑडिट करते रहना चाहिए। ये शक्ति भी इसे प्राप्त होनी चाहिए। ये इसकी प्रमुख सिफारिश है। थैंक यू।